नमस्कार, मेट्रो संगम में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा। मुंबई में शिवसेना की 2 दिवसीय बैठक में उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के लिए सुर तेज हो गए हैं। शिवसेना की इस रणनीति को बीजेपी पर दबाव बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल हाल के लोकसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने वाली बीजेपी विधानसभा चुनाव में इस बार आधी सीटें मांग रही है। ऐसे में शिवसेना भी सूबे में अपनी सियासी ताकत दिखाने की रणनीति तय करने में जुट गई है। जनता की मांग, कार्यकर्ताओं की मांग और उसके बाद में भारत के प्रधानमंत्री, ये सब लोग इस विषय पर निर्णय करेंगे। हमारे ये कॉम्पिटिशन उसकी नहीं है, बिल्कुल कॉम्पिटिशन नहीं है। हम हमारी ताकत पर हमारा मुख्यमंत्री चुनते। शिवसेना की मुंबई में शुरू हुई 2 दिवसीय बैठक में दिवंगत बाला साहब ठाकरे की कमी छत्रपति शिवाजी महाराज की तर्ज पर उनकी प्रतिमा लगाकर पूरी की जा रही है। बाला साहब ठाकरे के निधन के बाद शिवसेना की ये पहली बैठक है जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। इस मौके पर शिवसेना नेताओं ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया है। उद्धव ठाकरे साहब महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय चेहरा है और हम सबको उम्मीद है, शिवसैनिक मानते हैं कि राज्य की सरकार का नेतृत्व उद्धव ठाकरे जी करें। शिवसेना के सामने चुनौती सिर्फ एमएनएस और दूसरी विपक्षी पार्टियों के अलावा सहयोगी बीजेपी से भी है। बीजेपी चाहती है कि विधानसभा चुनाव में शिवसेना उसे आधी सीटें दे। दरअसल जानकारों का मानना है कि शिवसेना को 18 सीटों पर जीत मोदी लहर के चलते मिली है। ऐसे में शिवसेना अपनी ताकत दिखाकर सूबे की सियासत में नए सिरे से दस्तक दे रही है। शिवसेना माझा महाराष्ट्र, भगवा महाराष्ट्र का नारा बुलंद कर हिंदुत्व कार्ड भी खेलना चाहती है। लोकसभा चुनाव में धमाकेदार जीत के बावजूद शिवसेना दिल्ली में मोदी सरकार में अपने मन मुताबिक हिस्सेदारी नहीं हासिल कर पाई है। जाहिर है, महाराष्ट्र विधानसभा में उद्धव ठाकरे के सामने शिवसेना की जीत सुनिश्चित करने के साथ ही साथ विरोधियों और बीजेपी पर भी भारी पड़ने की कड़ी चुनौती है। एहसानाबाद ज़ी मीडिया, मुंबई। प्रीति जिंटा और नेस फाड़िया केस में मुंबई पुलिस इस हफ्ते प्रीति जिंटा का बयान दर्ज करेगी। मुंबई पुलिस के कमिश्नर राकेश मारिया के मुताबिक प्रीति जिंटा इस हफ्ते विदेश से मुंबई लौटेंगी। प्रीति जिंटा ने अपने वकील के जरिए मुंबई पुलिस को ये जानकारी दी है। प्रीति के मुंबई लौटने के बाद पुलिस उनका बयान दर्ज करेगी। इस बीच पुलिस ने प्रीति के आरोपों की जांच के लिए बीसीसीआई को चिट्ठी लिखी है। पुलिस ने स्टेडियम में लगे 220 सीसीटीवी कैमरों में से 5 कैमरों के फुटेज की जांच कर रही है। साथ ही पुलिस ने आईपीएल मैचों का प्रसारण करने वाली निजी टीवी कंपनी के 19 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी मांगी है ताकि घटना के वक्त की सही जानकारी मिल सके। पुलिस के मुताबिक प्रीति जिंटा ने अपनी शिकायत में किसी भी चश्मदीद का नाम नहीं लिया है, लिहाजा पुलिस उनसे चश्मदीदों के नाम भी पूछेगी। प्रीति जिंटा की कंप्लेंट में कोई नाम मेंशन नहीं है, तो हमने थ्रू हर लॉयर हमने उनको लेटर लिखा है कि आपकी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट की जरूरत है ताकि हमें मोर डिटेल्स ऑफ लोकेशन, ऑफ नेम्स ऑफ विटनेसेस, ये हमें आप दें। प्रीति जिंटा has contacted us through her lawyer today and she has informed that she is coming back to assist in the investigation in this week. और इधर प्रीति जिंटा और नेस फाड़िया विवाद मामले में अब अंडरवर्ल्ड का नाम भी जुड़ता दिख रहा है। फाड़िया ग्रुप ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि नेस फाड़िया के पिता नुस्ली वाड़िया को रवि पुजारी गैंग ने धमकी दी है। सूत्रों के मुताबिक धमकी देने वाले ने प्रीति जिंटा से दूर रहने को कहा है। फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है और सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने अब मुंबई के वाड़िया हेडक्वार्टर को सुरक्षा देने का फैसला किया है। प्रीति जिंटा नेस वाडिया केस में नया ट्विस्ट आ गया है जब वाडिया ग्रुप ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि उन्हें फोन पर धमकियां मिली हैं और धमकी भरा एक एसएमएस भी आया है। एसएमएस में लिखा गया है कि प्रीति जिंटा केस में दखलंदाजी मत करो, दखलंदाजी करोगे तो बिजनेस में दिक्कत आएगी। खबर है कि धमकी भरा फोन वाडिया ग्रुप के कर्मचारी ने उठाया था। हालांकि मुंबई पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस कमिश्नर ने बड़ी ही सफाई से प्रीति जिंटा केस पर सवाल को टाल दिया। वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो हम एंटी एक्सटॉर्शन सेल क्राइम ब्रांच को दे रहे हैं। उसमें भी जो रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफेंस है दैट विल बी डन।
शिकायत क्राइम ब्रांच के पास भेज दी गई है ताकि फोन करने वाले व्यक्ति के रवि पुजारी होने की पुष्टि हो सके। एक्टर प्रीति जिंटा ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड और बिजनेसमैन नेस वाडिया पर आरोप लगाया है कि नेस ने 30 मई को आईपीएल क्रिकेट मैच के दौरान प्रीति के साथ गाली गलौज और बदसलूकी की। नेस ने इस आरोप को खारिज किया है। वहीं दूसरी ओर इस मामले में ये भी खबर है कि आईपीएल के सीईओ सुंदर रमन ने प्रीति के आरोपों की पुष्टि की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार को सुंदर रमन मुंबई पुलिस के सामने बयान दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब मुंबई में पुलिस भर्ती के लिए 5 किलोमीटर के फिटनेस टेस्ट को पास करने के लिए आए हुए 5वें कैंडिडेट गहनीनाथ लटपटे की अस्पताल में मौत हो गई। मुंबई में पुलिस भर्ती के लिए आए नौजवानों में अब तक की 5वीं मौत है। एक के बाद एक हुई इन 5 मौतों ने प्रशासन को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। गहनीनाथ लटपटे बीट का रहने वाला था। खेतों में काम करने वाले किसान का बेटा अपने मां बाप की उम्मीदों को लेकर मुंबई पुलिस में भर्ती होने आया था। आम आदमी के अच्छे दिन कैसे आएंगे, ये अब बड़ा सवाल बन गया है। बढ़ती महंगाई पहले से परेशान कर जनता को मुंह चिढ़ाने का काम कर रही है। हालांकि सरकार की सतर्कता से जनता की उम्मीदें अभी भी बनी हुई है। देश की जनता ने मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर इसी आशा के साथ पहुंचाया कि कम से कम उन्हें महंगाई से तो राहत मिल ही जाएगी। लेकिन महंगाई के ताजा आंकड़ों की बात करें तो नई सरकार की नीति भी सवालों के कटघरे में खड़ी दिखती है। अब जब महंगाई पर लगाम होती नहीं दिख रही है तो विपक्ष के साथ साथ आम आदमी भी सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर रहा है। जरूर होर्डिंग एक समस्या है जिसके कारण जो प्राइसेस है उस पर असर पड़ रहा है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि ये सिर्फ एक प्रॉब्लम, एक कॉज नहीं है। हमें ये भी जानना चाहिए कि हमारे देश में सप्लाई और डिमांड का इम्बैलेंस हो गया है फूड आइटम्स में, जिसकी वजह से प्राइस राइज बहुत हो रहा है। लेकिन जो सप्लाई साइड इम्बैलेंस है वो कानूनी हो या इंफ्रास्ट्रक्चरल हो, उसको एड्रेस करना चाहिए। देखिए, होल्डिंग हमारे हिसाब से जहां भी होता है बहुत सख्त कार्रवाई की जाती है, लेकिन मैं ये यहाँ पे बहुत एम्फेसिस के साथ कहना चाहूंगा कि नासिक इलाके में किसानों को हमने कर्जे दिए हैं कि वो अपने खेत पे ही वो स्टोरेज फैसिलिटी बना सके और उचित दाम आने पर बेच सके। तो ये होल्डिंग में और किसानों ने अपने खेत में प्याज बचा के रखा है, साइंटिफिकली उसको स्टोर किया है, उसमें अलग बात है। हालांकि बढ़ती महंगाई से सरकार की छवि पर कोई आंच न आए, इसके लिए भी नरेंद्र मोदी सरकार एक्शन में नजर आ रही है। मुद्रास्फीति में तेजी के बीच केंद्र सरकार ने महंगाई को काबू करने के लिए बैठकों का दौर शुरू किया और कई अहम कदमों की घोषणा कर दी गई। केंद्र सरकार ने जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा। अनाज, फलों और सब्जियों की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई कदमों की घोषणा की गई। सरकार ने प्याज के निर्यात को नियंत्रित करने के लिए कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं। प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य $300 प्रति टन तय किया गया। आलू के मामले में भी ऐसे ही कदम उठाए जा रहे हैं। जरूरत की 22 चीजों पर सरकार ने नजर बनाए रखने की बात कही है। बाजार में करीब 50 लाख टन चावल खुले बाजार में उतारे जाने का फैसला किया गया। दाल और खाद्य तेल के आयात के लिए ऋण देने का फैसला किया। दिल्ली में मदर डेयरी के स्टॉल्स पर आलू प्याज बेचे जाने जैसे कई अहम फैसले भी लिए गए। साफ है कि अपनी छवि को सुधारने के लिए सरकार ने अहम फैसलों के साथ साथ बैठकों का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। लेकिन क्या सरकार इन सब के बीच महंगाई से पार पा पाएगी और क्या जनता को ये विश्वास दिला पाएगी कि देश की जनता के लिए अच्छे दिन जरूर आएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी नासिक में हड़ताल खत्म होने के बाद कामकाज शुरू हो गया है, लेकिन इसके साथ ही जमाखोरी को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। किसानों का कहना है कि प्याज की लागत इतनी बढ़ जाती है कि दाम निकालना मुश्किल हो जाता है, लिहाजा प्याज को स्टॉक करना पड़ता है और बाजार में दाम बढ़ने पर प्याज को निकाला जाता है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि प्याज का ज्यादातर स्टॉक किसानों के पास होता है, लिहाजा वो जमाखोरी कैसे कर सकते हैं। वहीं नेफेड का कहना है कि सरकार ने पहले ही जमाखोरी रोकने के लिए किसानों को गोदाम बनाने के लिए प्रोत्साहित किया था। ऐसे में व्यापारियों के पास माल काफी कम होता है। व्यापारियों का कहना है कि अगर सरकार प्याज का निर्यात शुल्क घटा दे तो प्याज मार्केट में तेजी आएगी। गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी प्रदान की है कि भाई उनको
जो गोडाउन बांधेंगे, वेयर हाउस करेंगे, तो उसके लिए सब्सिडी देने के लिए हर किसान के पास जैसे वैसे उनके हिसाब से स्टॉक करने की सुविधा है। तो किसान के पास कम से कम 70 से 80% माल है और 20 से 25% व्यापारी के पास माल है। वो हिसाब से गवर्नमेंट ने निर्यात शुल्क जो है बढ़ाई है वो कम करनी चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट उससे प्रोत्साहन करेगी तो माल बाहर जाएगा, किसान लोगों को 2 पैसा ज्यादा मिलेगा। प्याज अप्रैल महीने में प्याज निकलता है जब मंडी में प्याज की आमदनी ज्यादा होती है। वो आमदनी इतनी होती है कि प्याज का पैसा ही नहीं बनता, इसलिए किसान लोग, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के किसान लोग गोदाम में माल स्टॉक करते हैं। जी मीडिया ने सबसे पहले ऑपरेशन हवाला के जरिए जो खुलासा किया था उससे पूरा देश हिल गया था। हमने बताया था कि कैसे मोइन कुरैशी ने अपने हवाला कारोबार के लिए कथित तौर पर पॉलिटिकल कनेक्शन का इस्तेमाल किया, कैसे मोइन कुरैशी और यूपीए के 4 बड़े मंत्री और एक 10 जनपद के करीबी के कथित रिश्तों का खुलासा हुआ था। आज हम इसी काले कारोबार पर एक और बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। आज हम देश को बताएंगे कि क्या है विदेशी अकाउंट्स का राज, कौन है वो लोग जिनको करोड़ों का डॉलर विदेशों में जमा है। जी बिजनेस ने बिग एक्सपोजे में सबसे पहले मोइन कुरैशी पर सबसे बड़ा खुलासा किया था। बिग एक्सपोजे लगातार आपको हम बता रहे हैं। हमने आपको बताया था कि आईटी विभाग को मोइन कुरैशी की जांच में जो कुछ मिला है वो हैरान कर सकता है। लिमिट तक जाके रुकने की बात हो रही है। आईटी विभाग की जांच ने खुलासा किया था कि मोइन कुरैशी हवाला कारोबार में शामिल रहा है और उसके यूपीए सरकार के 4 बड़े मंत्री और एक 10 जनपद के करीबी नेता से गहरे ताल्लुकात हैं। ऑपरेशन हवाला के खुलासे के बाद पूरी राजनीति में हड़कंप मच गया था और टीवी चैनल ने कहा है कि केंद्र सरकार के 4 मंत्री ये मीट एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी के साथ जुड़े हुए थे हवाला कांड के कारोबार में। जी मीडिया ने ऑपरेशन हवाला अभी एक्सपोज किया है, जिसमें कई नेताओं के ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं और उसमें 4 मंत्री हैं और एक बड़ा नेता है। वही तो मैं कहता हूँ 500 घंटों की रिकॉर्डिंग हो और सीधी लोगों का कारोबार की बात हुई हो, जी देश के सामने आना चाहिए। लेकिन अब जो खुलासा होने जा रहा है वो और भी चौंकाने वाला है। जी बिजनेस के पास आईटी विभाग के वो दस्तावेज मौजूद हैं जो इस काले कारोबार की गहराई की तरफ इशारा कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के दस्तावेजों के मुताबिक मोइन कुरैशी की पत्नी नसरीन कुरैशी के विदेशी खातों में पिछले 1.5 साल में $1.5 लाख से ज्यादा का कैश जमा हुआ। अप्रैल 2010 से अक्टूबर 2011 के बीच ही अकेले $50,000 कैश जमा हुआ। ज्यादातर पैसे न्यूयॉर्क में बड़े अमेरिकी बैंक में जमा हुए। नसरीन के खातों में कुल 30 से ज्यादा बार कैश डिपॉजिट हुआ। इनकम टैक्स को मोइन की इन दोनों बेटियों परनिया और सिल्विया के भी विदेशी बैंकों में कैश ट्रांजैक्शन का पता चला है। इनकम टैक्स विभाग के पास परनिया और सिल्विया के बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल्स है, जिसमें साल 2011 में करीब $70,000 का ट्रांजैक्शन किया गया। दरअसल मोइन कुरैशी के कारोबार की जांच का दायरा इतना बड़ा है कि इनकम टैक्स विभाग ने इसके लिए और मोहलत मांगी है। वैसे आईटी विभाग को 90 दिनों के भीतर यानी 15 जून तक जांच रिपोर्ट देनी थी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया क्योंकि मोइन कुरैशी के AMQ ग्रुप की 6 कंपनियों पर टैक्स चोरी के आरोप लगे हैं। इन सभी 6 कंपनियों की जांच सेंट्रलाइज्ड करने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस पूरे खुलासे से कई सवाल खड़े हुए हैं। क्या मोइन अपनी पत्नी और बेटी के जरिए देता था हवाला कारोबार को अंजाम? क्या बेनकाब होंगे वो अफसर और नेता? दीपू राय के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया। और दिल्ली में बढ़ते पारे के बीच इन दिनों लोग पानी की किल्लत गंभीर समस्या बनी हुई है। जल बोर्ड कई इलाकों में पानी की समस्या को दूर करने के दावे तो जरूर करता है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि जल बोर्ड की लापरवाही की वजह से जल माफिया की चांदी हो गई है। लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं और आरोप है कि टैंकर माफिया 60 रुपए से लेकर 80 गैलन की कीमत से पानी बेच रहे हैं।
राजधानी दिल्ली के अमूमन सभी इलाकों में इन दिनों यही तस्वीर दिखाई देती है, जहां गर्मी से दो दो हाथ करती जनता पानी की एक एक बूंद के लिए सुबह से लेकर शाम तक जूझती रहती है। गर्मी और बिजली की समस्या से लड़ाई लड़ी भी जा सकती है, लेकिन जीवन के लिए जरूरी जल की कमी से कैसे निपटा जाए, ये सवाल दिल्ली वालों को हर वक्त बेचैन कर रहा है। पूरी रात गवाते हैं, जब एक दो बर्तन मिलते हैं पानी के। यहाँ पे हमारी अपनी लाइनें बिछी हुई हैं, उन लाइनों में पानी आना चाहिए ना। हमें टैंकर, हमें आपस में लड़ना नहीं है, हमें सिर्फ हम पानी से मतलब है हमारे को। आरोप है कि सरकारी उदासीनता ने बूंद बूंद पानी के लिए लोगों को तरसा दिया है। जहां जल बोर्ड पानी की समस्या से निपटने की कोशिशों का दावा करता है, वहीं वाटर टैंकर माफियाओं के वारे न्यारे हो रहे हैं। इल्जाम है कि दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों की मिलीभगत से दिल्ली में लाखों लीटर पानी का घोटाला हर रोज हो रहा है, लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। पानी से बेहाल जनता के आरोपों पर जल बोर्ड के आला अधिकारी तो कुछ नहीं बोलना चाहते, लेकिन छोटे कर्मचारी इस कालाबाजारी को इशारों ही इशारों में बयां जरूर करते हैं। जैसे ड्यूटी वाले हैं, हाँ। इनका काम तो चक्कर चला के बेचना, हाँ। ठीक है, हाँ। अब दूसरा बंदा कहाँ ले जाके बेच रहा है, क्या किया है, इन्हें तो मालूम नहीं है। तो ऐसा ये शुरू से शिकायत आती है, शुरू से आती है, उनको शुरू से आती है। तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया? कार्रवाई तब होगी ना जब कोई सबूत मिलेगा। अच्छा, ये तामझाम दिल्ली जल बोर्ड का है और यहाँ पर टैंकर भरे जाते हैं। भरने के लिए तो सरकारी भरा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ प्राइवेट भी टैंकर भरे जाते हैं, जो जब पानी सप्लाई करते हैं तो उसका पैसा लेते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों की माने तो हमें इसकी जानकारी नहीं। हम यहाँ से टैंकर की रसीद काट के भेज देते हैं, आगे क्या होता है ये इनको पता नहीं। अब जरा दिल्ली जल बोर्ड के दावों और वाटर माफिया की करतूतों पर नजर डाल लीजिए। पानी के माफिया हैं, वही पानी का वही करें। 80-80, 90-90 रुपए का ड्रम हम भरवा रहे हैं गरीब लोग। पानी के माफिया ऐसे हैं जो कि खुद अपने टैंक में लाके भरते हैं और ब्लैक करते हैं उसको। कोई 30 रुपए कर रहा है, कोई 40 रुपए कर रहा है, कोई 50 रुपए कर रहा है। बिल्कुल पानी नहीं है और सप्लाई ला के वहाँ से तो पानी आ जाता है, यहाँ ला के बेच देते हैं। टैंकर माफिया जल बोर्ड से ही पानी खरीद कर 30 रुपए से लेकर 100 रुपए गैलन के हिसाब से बेचते हैं। ये आरोप अब तक लगते आ रहे हैं, लेकिन जल बोर्ड के कर्मचारियों की दलील है कि बड़े कार्यालयों से पानी के बड़े बड़े टैंकरों की पर्ची कटती है। उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं कि पानी किस मकसद से और किसके लिए जा रहा है। हाँ। आप इनका पीछा करो, देख लो कहाँ कौन से डीडी के फ्लैट में जाए। नहीं जाते हैं? नहीं, कोई नहीं जाए। यहाँ हैरानी इस बात से भी है कि जिस पानी के कालाबाजारी से जल बोर्ड के छोटे मुलाजिम भली भांति वाकिफ हैं, उस पर लगाम लगाने के लिए जल बोर्ड निगरानी क्यों नहीं करता। इतना ही नहीं, इससे भी गंभीर समस्या का खुलासा तब हुआ जब जी मीडिया के कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई। फॉर्म नंबर 16 पालम बीच रोड, फतेहपुर बेनी। यहाँ ऐसे कई बंगले हैं जहाँ हर रोज सैकड़ों टैंकर पानी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में बेचने के लिए भेजा जाता है। पानी की गुणवत्ता तो छोड़ दीजिए, इसके दोहन का भी कानूनी आधार नहीं है। लेकिन अब इसे दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही का नतीजा कहें या फिर पानी से बेहाल जनता की मुसीबतों का फायदा, वाटर माफिया की इन दिनों मौजा ही मौजा है। अवैध पानी की उगाही इस इलाके में एक व्यवसाय का रूप ले चुकी है। यकीन मानिए, जब इस खेल में तह तक नजर दौड़ती है तो कहीं न कहीं दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों और वाटर माफिया की साठगांठ एकदम साफ नजर आती है। दिल्ली में वाटर माफियाओं का बाजार बिल्कुल मौसम के माफिक गर्म है। एक तरफ दिल्ली में बूंद बूंद पानी को तड़पती तरसती जनता है, तो दूसरी तरफ जल बोर्ड की मदद से जेब भरते वाटर माफिया हैं। सच तो ये है कि पर्ची जनता के नाम पे कटती है और पानी कहीं और पहुंच जाता है। कैमरामैन विक्रम के साथ सर्वेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। और अब बात एक ऐसे शख्स की जिसने एक लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया। अब उस लड़की को इंसाफ चाहिए, इंसाफ अपने साथ हुए जुल्मों का, इंसाफ अपने साथ हुए फरेब का। क्या है पूरा मामला, देखिए। अपने चेहरे को नकाब से छिपाती इस लड़की को कभी अपने प्यार पर गुमान था, लेकिन आज उसी प्यार की वजह से अब ये अपना चेहरा छिपाने को मजबूर है। जी हाँ, जिसने इसके साथ 7 फेरे लिए, जिंदगी भर साथ देने की कस्में खाई,
अब वही शख्स इसके साथ रहना नहीं चाहता। कोटा की रहने वाली रीना की मुलाकात 10 साल पहले पंकज मीणा से हुई थी। पंकज और रीना का प्यार परवान चढ़ा और बात शादी तक जा पहुंची, लेकिन पंकज ने पहले शादी करने से इनकार कर दिया और कई सालों तक रीना का शारीरिक शोषण करता रहा। रीना के दबाव में आकर पंकज ने शादी तो कर ली, लेकिन कुछ दिनों बाद रीना के साथ रहने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, रीना को पंकज ने कई बार धमकाया भी और उसके साथ मारपीट भी की। अब रीना अपने साथ हुए धोखे का इंसाफ चाहती है। पीड़ित का ये भी आरोप है कि पंकज इससे पहले भी कई लड़कियों को शादी का झांसा देकर उनके साथ दुष्कर्म करता रहा है। अब वो मुझे छोड़ के चला गया, तब से मैं उसके कमरे पर ही रहती हूँ। जब वो मुझे छोड़ के गया उसके बाद मैंने उसके कमरे पे उसके लिखे हुए, उसके खुद के हाथ से लिखे हुए कई लड़कियों के लिए लव लेटर मिले। मुझे वहाँ पे पेन ड्राइव मिला जिसमें एक लड़की के साथ उसके कई तरह के फोटो हैं, उस लड़की के भी कई फोटो हैं उसमें। उस तरह से मुझे पता चला कि ये मेरे साथ ही नहीं, ये तो हर लड़की के साथ, कई लड़कियां हैं उसकी जिंदगी में जिसका उसने सिर्फ फिजिकल यूज करने के लिए उनका भी फिजिकल यूज किया, उनसे रिलेशन बनाया। सबसे एक ही बात, सब सारे लेटर में एक ही बात है, प्यार का वास्ता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मर जाऊंगा।